let's get started. Firstly, Dr. Shakra and Dr. Larib, I understand कि बहुत ज़्यादा busy time होता है आप लोगों का. You're always on the run, but thank you so much for being here. हमारे लिए session बहुत important है, and we know that both of you, आप लोगों के experiences, आप लोगों की information will really help people who are at the risk of PCOS and maybe are suffering from PCOS as well. So मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगी. जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑडियंस जो है आज की वो बहुत डाइवर्स है. सो वी विल कीप इट वेरी सिंपल ताकि सबकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बिल्ड हो. और विल स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक. मैं जानना चाहूँगी कि PCOS जो है वो एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा सा आप इस पर एलैबोरेट करें. किस तरह का सिंड्रोम है, सिंड्रोम क्या होता है इनफैक्ट, एंड डज इट डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्या डिफरेंट बॉडी टाइप्स पे डिफरेंट सिम्टम्स देखे जाते हैं, इस पे प्लीज़ हमें बताएं. Thank you so much, Binish, for inviting me on the occasion of such an important topic. Yes, awareness is very necessary because थोड़ा सा मैं बेनिश आपको बताऊं कि आपको सुनकर हैरत होगी कि वैसे तो जैसे अभी वर्ल्ड वाइड बताया कि इंसिडेंस जो है PCOS का वो 4 to 17% या 26%, लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में ये अराउंड 50% हो गया है, 1 in 1. तो बहुत ज़्यादा, इवन वो जिनको कि अभी सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं, विद टाइम दे विल डेवलप सिम्टम्स. तो क्लिनिकली और बायोकेमिकली और ऑन अल्ट्रासाउंड 2-3 चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डायग्नोज करते हैं. सबसे पहले तो PCOS है क्या, ये एक सबसे समझे एक हम बताते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं आप. तो वो ये सबसे कॉमनेस्ट मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर है. इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हार्मोन्स तो डिस्टर्ब होते ही हैं, लेकिन क्लिनिकली हमारे पास पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. पेशेंट पता चलेगा कि वेट गेन बहुत करना शुरू कर दिया. यंग गर्ल्स आएंगी मदर के साथ, मदर बड़ी वरीड होंगी कि डॉक्टर साहब बच्ची बहुत मोटी होती चली जा रही है. कुछ मदर्स आएंगी कहेंगी कि बच्ची के चेहरे पे बाल ज़्यादा होने लग गए, अपर लिप्स हो रहे हैं, चिन में हेयर्स हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेयर्स थोड़ी सी मेल टाइप हो रही है. फिर कुछ मदर्स जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, जो हमारे पास वुमेन आती हैं, उनमें क्या होता है कि जी सब फर्टिलिटी, शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, डॉक्टर साहब ये हो रहा है. फिर सबसे जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम के साथ आती हैं वो ये होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी. मेंसेस डॉक्टर साहब सही नहीं आ रहे, वक्त पर नहीं आ रहे हैं, दिन चढ़ जाते हैं, दिन चढ़ भी जाते हैं तो तब भी 2-3 दिन आते हैं, जैसे स्पॉटिंग होती है, दिन ब दिन फ्लो कम होता चला जा रहा है. ये मेन प्रॉब्लम्स होते हैं जो PCOS वाले पेशेंट्स हमें प्रेजेंट करते हैं. बहुत दफ़ा ये हमारे पास आने में लेट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी थैंक्स गॉड के मदर्स जो अपने बच्चियों के लिए ज़रा सिग्निफिकेंटली कैरी करती हैं वो हमें जल्दी ले आती हैं. तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि सिर्फ छोटे से ही प्रॉब्लम पे कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा ही वेट गेन होता है वो आ जाती हैं. तो ये PCOS के सारे फीचर्स हैं जो हमें मिलते हैं. हम इनको सिर्फ क्लिनिकली ही नहीं देखते, हम इनके लिए कुछ छोटी सी बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड है. अल्ट्रासाउंड वेरी पॉसिबल, नॉन इन्वेजिव है, कोई उसमें अंदर तक दवा नहीं देनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिंपल सा अल्ट्रासाउंड होता है और हमें उसमें बहुत अच्छी फाइंडिंग्स मिल जाती हैं. उन फाइंडिंग्स में क्या होता है कि हमें अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिल जाती हैं. पॉलीसिस्टिक ओवरीज का साइज़ बड़ा होता है, थोड़ा क्लिनिकली उनमें छोटी छोटी सिस्ट होती हैं जो कि अल्ट्रासाउंड बहुत जल्दी पिक कर लेता है. अगर क्लिनिकली भी सिम्टम्स नहीं डेवलप हुए और ऐसी हमें ओवरीज और अल्ट्रासाउंड मिल रही हैं तो शी इज़ अ केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. जब वो हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो हमने जो एक क्लासिफिकेशन बनाई है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए, वो ये है कि एक तो ये होगा कि उनको मेंसेस या तो नहीं आ रहे होंगे या आ रहे होंगे तो बहुत देर से आ रहे होंगे. एक सबसे पहला उसमें जिस पे हम उनको लेबल करेंगे कि वो PCOS हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, जिसकी वजह से एनओव्यूलेशन यानी अंडा नहीं बन रहा. अंडा नहीं बन रहा तो यंग एज में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही है और रिप्रोडक्टिव एज में क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. सेकेंड चीज़ जो उसमें हो सकती है वो ये होता है कि कुछ
एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाती हैं। वो चेंजेस क्या हो सकती हैं? वो चेंजेस अपर लिप पे हेयर ग्रोथ हो जाना, बस जो भी हम इसको ये नहीं कहेंगे कि बहुत हिर्सुटिज़म हो जाना कहते हैं, लेकिन जिस पे भी वो लड़की अच्छा फील ना करे, उसको हम अगली फेस लगे, उसे लगे कि मुझे दोस्तों में बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी ओवर ग्रोथ ऑफ हेयर्स इज़ इन द पार्ट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और थर्ड और फाइनल जो हम जिस पे हम फाइनल करते हैं कि शी इज़ अ केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज़ ऑन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ओवरीज का साइज़ बड़ा हो जाना, उसमें छोटी छोटी सिस्ट नज़र आना, और सिस्ट ऐसी होती हैं जिनमें असल में क्या होता है, अंडा होता है लेकिन अंडा जो है वो बढ़ता नहीं है, और वो छोटे छोटे फॉलिकल्स बन के वहीं एक पानी की थैली सी बन जाती है। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होगी, और उसके साथ ये है कि उनके ये सारे इश्यूज हमें क्लिनिकली मिलेंगे। लारेब, मैं आपकी तरफ आऊँगी थोड़ा सा। शी इज़ वेरी प्रेस्टिजियस डाइटिशियन इन कराची। डॉक्टर लारेब, आपसे हम लोग समझना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो अ फीमेल सफरिंग फ्रॉम PCOS शुड अडेप्ट ताकि वो आपकी मैनेजमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखे कि डाइट एंड एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज थी, तो इस अवेयरनेस के ऊपर अब काम हो रहा है। बेसिकली लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं कि डाइट और एक्सरसाइज जो है वो हमारी बहुत सारी कंडीशंस में एक मेजर रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डाइट का तो मैं थोड़ा अलग से बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। डाइट तो है ही एक मेजर रोल, लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज है वो कितना हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो अभी बहुत सारी रिसर्चेस भी हो रही हैं PCOS के ऊपर, और रिकमेंडेड यही है कि एटलीस्ट 150 to 170 मिनट्स एक्सरसाइज आपकी पर वीक होनी चाहिए। तो हम बहुत इजी, और उसमें क्योंकि हम लोगों की जो अभी लाइफस्टाइल चल रहे हैं वो बहुत सेडेंट्री हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, हमारा मोबाइल का यूजेज बहुत ज़्यादा, हमारा सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों की अब इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है जिसमें बेसिकली हमारा थोड़ा सा कोई स्पोर्ट्स हो या हम अलग से कोई जिम जा रहे हों। तो सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि एटलीस्ट आप ऑन डेली बेसिस 30 मिनट्स की वॉक तो इंक्लूड करें। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो मतलब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आ रहे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास तो घर में चलने की जगह नहीं है और हम वॉक करने कहाँ जाएं। तो मैं यही बता रही होती हूँ कि एटलीस्ट रूफ टॉप में, अगर आप कोई अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो आप स्टेयर्स यूज़ करें मैक्सिमम, लिफ्ट को जो है वो इग्नोर करके आपको जब भी स्टेयर्स नज़र आएँ तो आप स्टेयर्स जो है वो यूज़ करें। और एटलीस्ट 15 मिनट्स की एक्सरसाइज व्हेन यू वेक अप, ठीक है, एंड आफ्टर एन आवर ऑफ डिनर 15 to 20 मिनट्स की एक्सरसाइज आप जब करें तो ये ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स की एक्सरसाइज जब आपकी ऑन डेली बेसिस होगी तो वो देखें ये छोटी छोटी चेंजेस होती हैं जो कि बहुत एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हमें लगता है कि नहीं हम 15 मिनट एक्सरसाइज कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो उससे बहुत सारी जो है ना वो मुश्किलात हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज है, एंड देन योर स्लीप स्केड्यूल। स्लीप जो है वो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन योर वेट मैनेजमेंट, इन योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। और अब हम लोग ख़ास तौर पे जो कराची में रह रहे हैं वो तो बहुत ही लेट सो रहे होते हैं, तो एटलीस्ट रिकमेंडेड है कि 7 to 9 आवर्स की स्लीप ऑन डेली बेसिस आपकी होनी चाहिए, और वो गुड क्वालिटी स्लीप हो। यानी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं क्योंकि फटीग इसमें एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि लाजमी इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपका होगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, आप जब सुबह उठेंगे भी तो आपको थकावट महसूस होगी। ठीक है, तो गुड क्वालिटी स्लीप के लिए यही है कि आप एटलीस्ट आधा से 1 घंटा पहले तक ना ही आपने टीवी देखना है ना ही आपने मोबाइल यूज़ करना। जब आप लेटें तो फिर आपके पास हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, विच इज़ लाइक वेरी हार्ड टू फॉलो, क्योंकि हम लोग हर वक्त बहुत ज़्यादा, अब जो जनरेशन आ रही है हम लोग बहुत अपडेटेड होते हैं, इंक्लूडिंग मी। सो बेसिकली डाइट एंड एक्सरसाइज एंड स्लीप, ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडिंग योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि इंसुलिन जब हमारी बॉडी का डिस्टर्ब होता है तो हमारे कॉर्टिसोल लेवल ज़रूर डिस्टर्ब होता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि
इंसुलिन जब हमारा डिस्टर्ब होता है तो थायराइड फंक्शन भी हमारे लाजमी डिस्टर्ब होते हैं, और ये इंसुलिन, थायराइड एंड कॉर्टिसोल, ये तीनों चीज़ें एक साथ हमारी डिस्टर्ब होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम एक साथ लेके चलनी हैं। इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड कि आप सब ने यहाँ हमें ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया इतना विलिंगली, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक we'd like to thank both of our doctors, very prestigious. Thank you very much for your time.